आया कर, एक तुझे ही तो बख्शी है इस शहर की हुकूमत, ये तेरी सल्तनत है, तू यहाँ पे सुल्तान बन के आया कर। एक बार जोरदार ताली के साथ मैं यहाँ पर दावत देना चाहूंगा फॉर्मर हाउसिंग मिनिस्टर महाराष्ट्र, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली महाराष्ट्र की सेक्युलर आवाज, हमारे लाडके दमदार आमदार, जोरदार ताली के साथ स्वागत करें डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब का। पहले मैं संगठन के हर कार्यकर्ता से और खासकर शफीक भाई से माफी चाहता हूं कि मुझे आने में बहुत देरी, तो तय दिल से मैं शफीक भाई का जो प्रोग्राम लगाने में बड़ी मेहनत करते हैं और सभी कार्यकर्ताओं से अपना सर झुका के माफी चाहता हूं कि मुझे आने में थोड़ी नहीं बहुत देरी। और इसने जो कहा सुल्तान बन के और सल्तनत में, ना तो मैं सुल्तान में विश्वास करता हूं ना सल्तनत में। हमारे संविधान ने सुल्तानों को भी खत्म कर दिया और सल्तनत को भी खत्म कर दिया। आज इस देश में संविधान की वजह से तुम्हारे एक चल अपने अपने सुल्तान, और इसीलिए इस देश में संविधान खत्म करने की बात हो रही है। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की थियरी है, वो थियरी क्या है? इस देश में विविधता है, इसलिए हर राज्य में चुनाव अलग अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग समय पे होते हैं। अरे ये बीजेपी वाले लोकसभा का एक चुनाव फरवरी से मई तक करवाते हैं। फरवरी में पहला चुनाव होता है, पहले टप्पे का, और 7वां टप्पा आता है मई में। तो लोकसभा का 5 साल का चुनाव इतना दिन लेते हैं, तो पूरे देश का इलेक्शन एक साथ करेंगे क्या? हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ होना था। जम्मू कश्मीर और हरियाणा निकाल दिया, महाराष्ट्र छोड़ दिया, क्योंकि सर्वे बता रहा था कि तुम 110 के ऊपर नहीं जा रहे। मुझे फख्र है कि मैं ऐसे राज्य से आता हूं जिस राज्य में शाहूपुरी अम्बेडकर का जन्म हुआ और उनकी विचारधारा है। ये विचारधारा वो विचारधारा है जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने में मदद की। उनकी विचारधारा पे ही संविधान बना है। और मैं संविधान अपने तमाम कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई हमारी विचारधारा की है। ट्रेन में बैठे हुए 80 साल के बुढ़े को जब फाइट मारी जाती है, तो मैं हूं या तुम हो, अपना खून खोलना ही चाहिए। तो मुसलमान है इसलिए मैं नहीं गया था। किसी भी बूढ़े बाप को कोई भी नौजवान मार नहीं सकता।
क्या तुम तुम्हारे बाप के ऊपर हाथ उठाओगे क्या? मेरी अजीत पवार से लड़ाई इतनी ही थी कि शरद पवार तुम्हारे बाप से बड़े थे। ठीक है, उनको कैंसर की बीमारी थी, वो जरा जरा थके हुए नजर आ रहे थे, लेकिन दिमाग तो काम कर रहा था उनका। तो अब तो आपने क्या क्या नहीं बोला उनको? पहले जाओ ना, घर बैठ जाओ ना, हो गई ना तुम्हारी उम्र। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपका बाप अगर बुढ़ा हो गया तो उसको घर से निकालोगे? कितने लोग यहाँ से घर निकालने वाले, घर से निकालने वाले? कोई आदमी अपने अब्बा को घर से निकालता है क्या? ये पूरे भाषण में बोलता है कार्यकर्ताओं के सामने, क्या उनकी उम्र हो गई है, इन्होंने रिटायर होना चाहिए। ये कौन होता है भाई? कौन होता है साहब को रिटायर करने वाला? हम भी तो है उनके साथ। तेरा उनका खून का रिश्ता है और उनका हमारा विचारों का रिश्ता है। नहीं आते। शरद पवार जी ने कहा कि मैं बीजेपी के साथ नहीं आऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं आऊंगा। उनको जाना जाओ, उन्हें रोका नहीं। हम भी चाहते तो हम भी चले जाते। और इस देश की विचारधारा कभी भी जातिवाद नहीं सीखी। इस देश की विचारधारा कभी भी सेक्युलरिज्म के खिलाफ बातें करना नहीं सिखाती। वो गुजरात में एक हत्या हुई थी, कई हत्याएं हुई, उसमें से एक थी वो बानू, क्या नाम उसका चल रहा है, बिल्किस बानू। 14 हत्याएं हुई उसके घर पे, तो उसके ऊपर भी बलात्कार हुआ। वो मर गई ऐसा समझ के लोगों ने उसको छोड़ दिया मारने वालों ने, और वो बच गई। वो बच के मुंबई आ गई और वो एक कानूनन लड़ाई लड़ी, इसमें सब लोग गिरफ्तार हो गए, उनको उम्र कैद की सजा लगी। यही बीजेपी सरकार थी गुजरात में, उन्होंने खास कानून बनवाया और उसको रिहा कर दिया। सब आरोपी बाहर आए, उनके लड्डू पेड़े खाए, और उन्होंने क्या कहा पता है? कि ये लोग सवर्ण हैं, बड़े जात के हैं। मैं कोई जाति का नाम नहीं लेता हूँ, लेता है बड़ी बवाल हो जाएगा। ये ऊपर जाति के हैं तो ये ऐसा निचला काम नहीं कर सकते। तो निचला काम क्या नीचा नहीं करेगा? तो आज उड़ीसा में जिस औरत के कपड़े उतारे गए, वो कौन था सामने वाला? पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन में रेप करता है। उड़ीसा में बीजेपी का राज है, कोई नहीं बोल रहा है। वो बंगाल में किसी डॉक्टर ने क्या किया, तो ममता दीदी को ऐसा घेरे जैसे ममता दीदी ने रेप करवाया। समान न्याय होना चाहिए, समान न्याय। विशालगढ़ में जो हुआ, मैं बार बार उसकी याद दिलाऊंगा कि प्रशासन को यह बताया गया था 5 जुलाई को कि ऐसा कुछ होने वाला है, आप सतर्क रहिए। जिला अधिकारी और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को जाके निवेदन दिया था कि लोग घुसने वाले हैं, सतर्क रहिए। 12 तारीख को फिर से पुलिस स्टेशन गए, बताया कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन बंदोबस्त नहीं लगाया। रात के अंधेरे में 100 लोग ऊपर चढ़ गए और सुबह होते ही 1300 साल पुराना दरगाह जो 1058 में बनवाया था, उसका घुमट तोड़ डाला, तो नीचे उतरे राक्षस। और जो शिवाजी महाराज ने गांव बनाया था गजापुर, उसमें एक मस्जिद थी, मस्जिद का पूरा सब नक्शा बना। शिवाजी महाराज ने अपने आदेश में कहा था कि जिस भी गांव में तुम जाओ, इस गांव की खेती को, इस गांव की औरतों को, इस गांव के मंदिर मस्जिदों को और उस गांव की पवित्र किताबों को कभी भी हाथ मत लगाना। यह आदेश आज भी लिखित में लिखता है। शिवाजी महाराज कभी जात पात मानते ही नहीं।
आपको बहुत लोगों को कब मालूम होगा कि शिवाजी के महाराज के गुरु हुआ करते थे। उनका नाम है याकूब बाबा। रत्नागिरी का कोई है क्या? रत्नागिरी का सर। तो शिवाजी महाराज उनको बहुत मानते थे। महीने में एक बार उनकी दुआ लेने जाते थे। शिवाजी महाराज ने उनके नाम पे 722 एकड़ जमीन इनाम करके रखी है। आज भी वो इनाम का पेपर आपको उस गांव में मिलता है। ये थे शिवाजी महाराज। जब वो औरंगजेब के दरबार में गए तो किसको लेके गए? एक मुसलमान मदारी मेहतर। ये भारत महाराष्ट्र का इतिहास है। हमारी ज्योतिबा फुले की बीबी, जिसने पहली बार औरतों के लिए स्कूल खोली, सावित्रीबाई, उसके साथ कौन खड़ी थी? फातिमा भी। दोनों को पत्थर मारे गए, दोनों को गोबर मारा गया, दोनों पीछे नहीं हटी। आज जितनी भी औरतें हमें पीढ़ी लिखी दिखती है ना, वो सब सावित्रीबाई फुले और फातिमा भी की देन है। ये विचारधारा छोड़ ही नहीं सकते। ये महाराष्ट्र के राज्य से गद्दारी होगी। इतना पैसा खा रही है सरकार कि शिवाजी महाराज का पुतला आधे से टूट गया। और वो जो आपटे था ना, जयदीप आपटे, जो जिसने बताया था, वो तो पहला ऐसा पुलिस के हाथ में मिला कि मैंने मालूम नहीं, उसने ऐसा चिट्ठी लिखा था कि मैं घर में जाने वाला हूँ, चाय पीने वाला हूँ, घर में पोहा भी खाने वाला हूँ, मेरा पोहा खा के हो जाएगा, चाय पी हो जाएगा, तो 4:30 बजेंगे, तब आप आ जाना और मुझे पकड़ के ले जाना। ऐसा कोई आरोपी पकड़ा जाता है क्या? हमको मालूम नहीं कि आरोपी कैसे पकड़े जाते हैं और आरोपी हाजिर कैसे किए जाते हैं। ये इस्लामुद्दीन मालूम है ना आपने को? इसको कैसा हाजिर किया जाता है, किसके ऊपर कैसे झूठी केस बनाई जाती है, अपने को मुमरा में रहते तो सब मालूम है। मुझे नहीं मालूम था इतने दिन, लेकिन अब मालूम होने लगा है। तो बात हक की है। रेलवे में किसी बूढ़े आदमी को मारना ये क्या मर्द की बात थी? वो मुसलमान था, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन नहीं गया। लेकिन मेरी बात को कोई ऐसा मानता तो क्या मैं चुप बैठा? पर मुझे खुशी इस बात की है कि मैं वहां को बचा, केसेस बढ़वाई, आज चारों आरोपी अरेस्ट हो गए। आपको शायद याद होगा और याद रखो कि धर्मांतरण का मुद्दा उठा था इधर, तो पुलिस कहते थे ये 400 लोगों का धर्मांतरण हो गया और यहां से कुछ नौजवान काम करते हैं। यूपी की पुलिस आ चुकी थी, कुछ नाम उन्होंने निकाले थे, 56 नाम थे, 56 नेम्स। मैंने सोचा घर में बैठ के अगर ये 56 लोग अरेस्ट हो गए तो इनकी तो जिंदगी तबाह हो जाए। किसी को इलाहाबाद कोर्ट में रखते, किसी को लखनऊ कोर्ट में रखते, किसी को जौनपुर कोर्ट में रखते, किसी को गोरखपुर कोर्ट में रखते, किसी को सिद्धार्थनगर कोर्ट में रखते। क्या करते बेचारे को? तो मैं एक दिन गुस्से से पुलिस स्टेशन में पहुंचा और मैंने पूछा कि भाई इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक नाम बताओ जो धर्मांतरित हुआ है, और एक नाम बताओ जो उस आदमी की और इस आदमी की बात हुई है। ये जैसा ही बवाल मैंने खड़ा किया, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि एक आदमी का भी धर्मांतरण नहीं है। उसके बाद जितने बच्चे पकड़े गए सभी को छोड़। लेकिन आपको क्या देखना है, संगठन को क्या देखना है? आपको मालूम है राज्य सरकार की ताकत क्या होती है? आज आसाम में NRC लग गया है, किसी को मालूम है? यहाँ पे
कि आसाम में एनआरसी लग गया है। आसाम में सबसे बड़ा डिटेंशन कैंप है, इसको मालूम है? आसाम का मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा बिस्वास ये सबसे बड़ा जातिवादी धर्मांध नेता है। फैनेटिक है, फैनेटिक, पागल है। आसाम का इतना करप्शन देश में कहीं नहीं हो रहा है। हर एक गाड़ी जो अंदर जाती है 3,000 रुपया देना पड़ता है। मनोहर भाई 3,000 रुपया गाड़ी अंदर जाती है, 3,000 भाई की टैक्स फिक्स करो। ये टैक्स को कहते हैं आसाम टैक्स। तो आसाम में आना है ना, बोलो 3,000 रुपया और गाड़ी अंदर लेके जाओ। इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया। लेकिन वो करता क्या है, दिन भर मुसलमानों को गाली देने के सिवा वो कुछ नहीं। और आसाम में बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, फिर भी आसाम का मुसलमान आज घबराया। क्या मालूम कब रात को घर में आ जाएंगे और उठा के जेल में डाल देंगे एनआरसी के नाम पे। तो राज्य सरकार की ताकत कम मत समझो। सीएए और एनआरसी में सबसे बड़ा अगर खेल कोई कर सकता है तो राज्य शासन ही करेगा, और इसलिए इस राज्य शासन को फिर से निगराना है। और ये काम ताकत से अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ हमारा संगठन कर सकता है, क्योंकि संगठन के ही जान पे हम चुनाव लड़ते हैं। आवाम वोट डालेगी, आवाम के पास पहुंचेगा कौन? तो आवाम के पास जितेंद्र आव्हाड, शमीम भाई, शानू पठान, हमारे भाई साहब सिराज मुंडे, ये सबका चेहरा लेके पहुंचेगा कौन? आप लोग पहुंचेंगे। सभी नगर सेवक, हीरा भाई है, हमारे यूनुस भाई है, हमारे रियाज भाई है, हीरा पाटिल है। तो संगठन की एक बड़ी जरूरतमंद बात होती है, जरूरत होती है। मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं महाराष्ट्र घूमने जाऊंगा, घूमने नहीं प्रचार करने जाऊंगा, तो मैं किसके ऊपर भरोसा रख के जाऊंगा? मुझे आज भी रात को चिपलून जाना था, मुझे साहब का फोन आया था, मुझे चिपलून आना है, कल मीटिंग है चिपलून में। मैंने बोला मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरी 2-4 मीटिंग है। पहली बार मेरे साहब को ना बोला, लेकिन लोग अब चाहते हैं कि जितेंद्र आव्हाड हमारे इलाके में आए, बात करें। लेकिन जब तक मुझे तुम आश्वासित नहीं करोगे, मुझे संगठन ये नहीं कहेगा कि साहब तुम महाराष्ट्र में घूमो, महाराष्ट्र में इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ, इस सरकार के खिलाफ अंगारो, जब तक यूं ये नहीं कहोगे कि साहब तुम जाओ, हम तुम्हारे लिए यहां बैठे हैं, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अपना घर सुरक्षित हो तो बाहर देखो, घर में अगर असुरक्षित है तो बाहर का घर मत देखो। इसलिए तुमसे मिलना बहुत जरूरी था। मेरे से गलती हो गई कि मैं दिल्ली से आया, मैंने आना चाहिए था, लेकिन अभी कुछ मीटिंगें थी तो उसकी देरी लग गई। अब जो उम्मीदवार होता है ना, उसको 10 लोगों को भी नाराज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई मीटिंग में बुला लिया तो नाम ही नहीं बोल सकता है, डर जाता है कि सारा बोलते कि बोलिया करने लगा है। तो तुम समझ सकते हो, हमारा तो फुटबॉल हो जाता है। मुझे मालूम है कि शमीम भाई के दिमाग में गुस्सा ऐसे पंपिंग हो रहा है, और मैं क्या करूं? मैं तो फुटबॉल हूं। इसने इधर से मारा, इसने उधर से मारा, इसने उधर से मारा, गोल तक पहुंचा, फिर वापस आ गया। तो ये तो हालात है, और ये सब अभी सहन करना पड़ता है। लेकिन मुझे एक ही आश्वासन चाहिए कि ये चुनाव में बहुत पैसा आएगा, बहुत पैसा। ये पैसा इसलिए आएगा कि जितेंद्र आव्हाड महाराष्ट्र में नहीं घूमना चाहिए। जितेंद्र आव्हाड अजित पवार के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए।
अरे जो आदमी ठीक मुंह से किसी से बात ही नहीं करता तो क्या राजनीति करेगा? मैं अजित पवार के बारे में बोल रहा हूँ। उसको कभी पूछना कार्यकर्ता के साथ ठीक से बात किया है क्या करता? अरे तेरा दिखाया हूँ क्या? तेरा कुछ खाया होता, तेरे से पैसे लिए होता तो बोल। और तेरे जान पे राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो शरद पवार के जान पे राजनीति कर रहे हैं। और आज भी फख्र से बता रहे हैं कि हम शरद पवार की जान पे राजनीति करते हैं और वहां से मोहब्बत भी करते हैं। तुम तो हमको ऐसा इस्तेमाल करते थे जैसे तुम्हारे घर के बर्तन मांगने वाले हैं। हमको नहीं पसंद। मैं जितना भी साल उनके साथ रहा, मेरी अजित पवार से कभी नहीं चली। और क्या करते आप शरद पवार? उनको बोलो तो शरद पवार नाराज हो जाएंगे, ये डर था, इसलिए बोला नहीं करते थे। जिस दिन समझ में आया कि साला इसने ही अपने बाप के खिलाफ बोल दिया, तो मैंने मेरा मुंह ही खोल दिया और ऐसा बोला कि जितने कपड़े थे सब निकाला। अरे तुम काहे को बीजेपी में गए? हमको मालूम है ना भाई, हमसे पूछो। अरे गए तो गए, छुपे तो ना। शरद पवार का आखिरी भाषण कब होगा पता नहीं। क्या मौत की राह देख रहे हो क्या? वो कब मरेंगे सोच रहे हैं क्या? कोई आदमी है इधर अपने बाप का, अपने चाचा की मौत के बारे में सोचता है? अजित पवार वो आदमी है जिसने चाचा के मौत के बारे में सोचा। बोले ये बूढ़ा हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि ये पार्टी अपना मालिकाना हक जताते पार्टी के। अरे वो अपना मालिकाना हक जताते तो तुम 5 बार मुख्यमंत्री बनते क्या? 5 बार किसके सहारे बने? क्यों अनवर भाई बोलो, किसके सहारे बने? शरद पवार साहब ना। तो उनको उल्टी जबान बोलना इंसानियत है क्या? और फिर क्या हो गया लोकसभा के चुनाव में? जिस बारामती के ऊपर दादागिरी करते थे, उसी बारामती के लोगों ने 50,000 से पीछे रखे दिया। तब तो बोले थे मुझे काट दूंगा। इस्लामुद्दीन भाई मालूम कि नहीं? मालूम है ना? क्यों भरी सभा में अजित पवार बोले थे कि मैं मुझे काट डालूंगा, बड़ा पीछे जाऊंगा बारामती। अभी तक तो नहीं काटी है, शायद 1000 नहीं मिला। तो ऐसा है कि कोई हमको उनके जायदाद से प्यार नहीं है, उनसे कोई नफरत नहीं है, लेकिन शरद पवार से बहुत ज्यादा प्यार है। हमारा पाप है। वो एक वाहिद आदमी था जिसने बाबरी मस्जिद टूटने के बाद पहली बार कहा था कि बाबरी मस्जिद वही बननी चाहिए जहां पे वो शहीद हुई है। ये है शरद पवार। वो दिखाते नहीं है, वो करके बताते हैं। लोग उनको जाना जाने क्या क्या समझते हैं, लेकिन इतना सेक्युलर आदमी मेरे जिंदगी में मैंने कहीं नहीं देखा। हर जाति का, हर धर्म का सम्मान करना चाहते हैं। परसों मैं उनके पास गया था, उतने में भोरी समाज के आपके कुछ लोग आए थे वहां पे। कुछ सैयदना का परसों कुछ उनको गुजर के कुछ साल हो गए, तो आपने कुछ रखा था, तो लोग उसका सब खाना स्वीट्स लेके साहब को मिलने आए थे कि सैयदना साहब की और साहब की बहुत अच्छी दोस्ती थी। साहब जब वर्षा में रहते थे तो बराबर पीछे बाजू में सैयदना का मकान था, तो घर में आना जाना खाना ये बहुत बार होता था सैयदना साहब का। तो वो ये याद दिलाने के लिए आए थे कि सैयदना का बहुत प्यार था आपसे, आप बताओ अब हमें क्या करना है। तो साहब बोले मैं आऊँगा सही मंजिल पे। क्या मंजिल है वो? सैफी मंजिल। और मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, जल्दबाजी में नहीं है, अपन आराम से बैठ के बात करेंगे। और मुझे फख्र है कि उनको साहब ने बताया कि आऊँगा तो मैं और यही आऊँगा कि ये अब मेरा माइनॉरिटीज में ये हमारा वारिस है।
अब माइनॉरिटीज के आगे की बातें भी नहीं करें। पूछना आपके 2 नाम देता हूं मैं आपके, वो 2 लोगों से सामने क्या है। हम जाने वाले हैं सही मंजिल में। ये यूपी प्रोजेक्ट है ना आपका, एसपीयूपी, वो बोल रहे थे साहब को, उन्होंने बोला कि जितने जितेंद्र आवाड ने मदद हमको की उतनी मदद आज तक हमको नहीं। इस सरकार ने तो एसपीयूपी बंद कर डाली, बाद में ऊपर से टपली आई तो थोड़े से सुधर गए। तो मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे बुजुर्ग साथियों, आपको इस बार घर घर जाना है, आपको जितेंद्र आवाड बनना है। शमीम खान है, शानू पठान है, हमारे सब लोग हैं, भाई साहब है, सिराज डोंगरे, रेहान भाई, इमरान भाई, सब भाई, दादा साहब, बबलू शिवराज, शोएब खान, गणेश मुंडे और जावेद मेडिकल और सैयद, ये जफर सैयद, मैसर शेख, शाकिब दाते, राजीव कुबेरे, ये सब जितेंद्र आवाड बन के जाएगा। नहीं, इधर बैठे हुए सब, और रिजवान भाई क्या बोलेगा। रिजवान भाई को जरा मैं थोड़ा बाद में काना खुशी करने वाला तो समझ जाएंगे कि क्या बोलने वाला। देखो, दोस्ती निभा रिजवान भाई ने, लेकिन कहाँ निभानी की है उसकी भी जगह बनी है। दोस्ती तो सब निभाते हैं लेकिन दिखते नहीं है। आपके दिल में कुछ नहीं है लेकिन आप दिख गए ना दोस्ती निभाते हुए, तो ये जरा संभाल के। तो भाई और बहनों, के 3 महीने मेरे ख्याल से 27 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मीटिंग है मुंबई में, 7 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी और 15 से लेकर 20 नवंबर तक चुनाव हो जाएगा। हमको इतना ही देखना है, सिर्फ महाराष्ट्र की मुमरा कलवा की बात मत सोचो। जहां जहां आपके रिश्तेदार हैं, जहां जहां आपके दोस्त यार हैं, सभी को बोलो सेक्युलर लोगों के लिए वोट डालो और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये काम मेरे लिए तो मेहनत करो ही, लेकिन मेहनत उन सब लोगों को करो जो 288 में हम 180 तक पहुंच जाए, ताकि हमारी ताकतवर सरकार वहां पे बैठे। और फिर कोई नहीं हिम्मत करेगा ये बोलने की कि मस्जिद में घुस के बीमार होगा, कोई हिम्मत नहीं करेगा। कोई हिम्मत नहीं करेगा, कोई हिम्मत नहीं करेगा किसी चाचा के ऊपर हाथ उठाने का, कोई हिम्मत नहीं करेगा किसी मस्जिद को शहीद देने का, शहीद कर देने का, मस्जिद पे पथराव करने का, कोई हिम्मत नहीं करेगा। हम वही काम करेंगे कि किसी ने मंदिर पे पथराव किया तो उसको भी वही कानून, और किसी ने मस्जिद पे पथराव किया तो उसको भी वही कानून। कानून में फर्क नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, और हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले थे। तो बहुत देरी हो चुकी है, उसको भी उनकी लगी है, वो जो उठ रही है वो रुबीना को बहुत भूख लगी है, मेरे को भी भूख लगी है। रुबीना सर्टिफिकेट लेना है क्या? बैठो बैठो। तो मैं फिर से एक बार आपसे माफी चाहता हूँ, बहुत लंबी बात करनी थी, बहुत कुछ आपके सामने बोलना था, देश में क्या चालू है, लेकिन मुझे मालूम है आप भी अंदर से जरा नाराज होंगे। आवाड साहब हमेशा लेडीज की आती है, लेकिन मेरी गलती है, मेरे साथ साथ कुछ और लोगों की भी गलती है, उनकी नाम नहीं लूंगा तो मेरी मुझे माफ कर दो। मैं हाथ जोड़ के शमीम भाई और आप सबकी माफी चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। आप लोग प्लीज बैठे रहे 2 मिनट के लिए, कोई उठेगा नहीं दोस्तों, प्लीज जो जहां बैठे वहां बैठा रहे। देखिए, आज का ये जो सत्कार प्रोग्राम है, ये भव्य सत्कार प्रोग्राम है, इसमें बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे बच्चों को पार्टी में प्रवेश है। हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब के हाथों से उन्हें सर्टिफिकेट दी जाएगी। तो आप लोग प्लीज बैठे रहें, प्लीज बैठे रहें। और आप
आपने बहुत वक्त दिया है, साहब ने तो माफी मांगी है, लेकिन मैं भी आपसे माफी चाहता हूं कि जो भी प्रोग्राम में आपको आज देरी हुई, तकलीफ हुई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आपसे माजरत जो हो उसके लिए। मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारे बीच मंजर सिद्दीकी, मैं आवाज दूंगा मंजर सिद्दीकी को और इस जलसे से कहना चाहता हूं कि मंजर सिद्दीकी ने मुझे कहा कि शमीम भाई, जो अशरफ अली सैयद साहब का जो हादसा हुआ उसको लेकर के जो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने जो उनका सपोर्ट किया, जो भी उनकी मदद की, मुझे ऐसा लगा ऐसे लीडर के नेतृत्व में हमें पार्टी प्रवेश करना चाहिए और उनकी ताकत बन करके हमें तुतारी को वोट दिला करके डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को फिर एक बार मिनिस्टर बनाना चाहिए। तो मैं भाई आगे से एक जोरदार तालियां मंजर सिद्दीकी दोस्तों। मैं चाहता हूं कि मंजर सिद्दीकी तालियां अपनी तालियां कर दो दोस्तों। ऐसे युग आज मंजर में अपने 400 से 500 लोगों के साथ पार्टी में प्रवेश किया है। मैं मंजर को इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। उसके बाद इन्हीं के साथी साबिर सैयद, जिनको राष्ट्रवादी कांग्रेस का शरद रंजीत अवार्ड का यहाँ का उपाध्यक्ष बनाया गया है। मैं थाना जिला का मैं उन्हें दावत देता हूँ स्टेज पर आने की। वाकूफ सेना का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया उनको। मैं चाहता हूं कि आप लोग उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं और मैं हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को दावत दूंगा कि वो उनको ये सर्टिफिकेट और हुनर देकर के उनका इस्तेमाल करें। मैं हमारे प्रेसिडेंट सुभाष देसाई साहब को भी दावत दूंगा, स्वामी प्रधान साहब को भी दावत दूंगा कि आप लोग आए, आकर के उन्हें ये सर्टिफिकेट देने पत्र दें। सर साबिर सैयद भी बहुत तेज तर्रार युग के हमारे साथी हैं। आज मैंने देखा है कि तकरीबन वो 150 से लेकर 200 लोगों के साथ आज अपने नौजवान साथियों के साथ उन्होंने पार्टी में प्रवेश किया है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि साबिर सैयद इंशाअल्लाह ताला पार्टी की मजबूती के लिए जो साहब ने कहा कि मैं महाराष्ट्र में जाकर के काम करके और यहाँ की सरकार बनाने का हिस्सा बनूं, तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे युग के लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये जरूर इसकी मजबूती मिलेगी हमें। एक जोरदार तालियां साबिर सैयद को। मैं अब सुजाता घाट ताई हमारी थाना जिला की प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद है। मैं चाहता हूं कि आप डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के हाथों से श्रीमती यास्मीन ढोलकिया को महासचिव मुकर्रर करवा विधानसभा का बनाया गया है। मैं चाहता हूं ये सर्टिफिकेट उनको दे करके उन्हें हौसला अफजाई करें। यास्मीन ढोलकिया सर 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 एक 5 मिनट दीजिए आप। और जम्बो पीछे लेना है जम्बो। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग उनके मनोबल के लिए उनका हौसले के लिए एक जोरदार तालियां बजाएं दोस्तों। थोड़ा पीछे हो जाओ ना, थोड़ा पीछे हो जाओ तुम लोग। इसके बाद नौशीन सैयद को दावत देता हूं कि आप तशरीफ लाए और ढोलकिया जी आपका सर्टिफिकेट हो गया है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बाकी लोग आने के मौके प्लीज। मैं श्रीमती नौशीन सैयद को दावत देता हूं, इनको वाइस प्रेसिडेंट मुमरा करवा का बनाया गया है। सर इन्हें आप सर्टिफिकेट दे करके इनको इनका हौसला अफजाई करें। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे बीच आराधना राजेश शर्मा जी यहाँ मौजूद है दोस्तों। डॉक्टर आराधना राजेश शर्मा सर ये रहमानिया हॉस्पिटल में बहुत ही मेहनत करती है। जब भी कभी आपके नाम के साथ या कभी हम लोग उनको फोन करते हैं ये पेशेंट बहुत गरीब है, बहुत मुस्तैद है, इनकी मदद होना चाहिए आपके माध्यम से,
तो सर मैंने ये देखा है, उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि उसका बिल शबीर भाई 3 लाख रुपए का है या 2 लाख रुपए का है। उन्होंने हमेशा उनकी मदद करने का काम किया दोस्तों। और मैंने ये देखा है कि अगर कोई बहुत मुस्तैद भी है तो उनको मैडम ने मेहमानी हौसले की तरफ से उनका फीस माफ भी किया है। मैं इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी इन्होंने ये काम 2 दिन पहले ही किसी के साथ में किया है, मैं नाम लेकर बोलना नहीं चाहता, उस आपको पता है उनका नाम। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सर बहुत दिनों से मैडम कह रही थी कि हमारे साथ शबीर भाई बहुत सारी महिलाएं पार्टी में प्रवेश करना चाहती हैं, लेकिन आज का ये जो भव्य सत्कार प्रोग्राम था, इसमें ये दिन हम लोगों ने चुना। मैं चाहता हूँ एक जोरदार तालियां डॉक्टर राजेश प्रसाद ने दोस्तों। मैं सर्टिफिकेट देने की दावत दूंगा डॉक्टर जितेंद्र साहब को, और एक मुहर दीजिए सर इधर। इनके बाद मैं पार्टी में प्रवेश होने वाले विशाल महेंद्र अरसुल को दावत दूंगा। इनको सर मुंद्रा कलवा का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, में रहते हैं, आप जानते हैं इनको। मैं विशाल महेंद्र को सर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दी गई, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है सर। इनको मुफलर डाल करके इनको सर्टिफिकेट दीजिए सर प्लीज। जिनका सर्टिफिकेट हो जाए वो हट जाए। मैं नूर चौधरी मैडम को भी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके नेतृत्व में आप मुंद्रा कलवा की कार्याध्यक्ष हैं और साइना था। इसके बाद मैंने देखा है कि जब बहुत सारे एनजीओ को लेकर काम करती है, बहुत सारी एक्टिविटीज उनकर रहती है, हमेशा हर अच्छे कामों में जब हिस्सा लेती है श्रीमती शबनम शेख, मैं उन्हें माइक पर, मैं उन्हें स्टेज पर आने की दावत देता हूँ। एक जोरदार तालियों के साथ इनको संगठन सचिव पद दिया गया है थाना जिला का। शबनम शेख है, आइए एक मिनट मैडम। शबनम शेख के लिए दोस्तों एक जोरदार तालियां होना चाहिए। मैं ताई को दावत दूंगा कि आप तशरीफ लाए और नहीं भाभी शबनम शेख सर भाई महिलाओं का काम नहीं है ना। इनके बाद तबस्सुम शेख, सर मैंने तबस्सुम शेख से पूछा कि अगर आप जिम्मेदारी वाली पोस्ट लोगी, सर्टिफिकेट लोगी, तो इसको खाली ये मत समझना ये कागज का टुकड़ा है, बल्कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा सर मुझे आप सचिव बना दीजिए कौसा ब्लॉक का, मैं अपने 150 महिलाओं के साथ, अपने फैमिली के साथ पार्टी प्रवेश होना चाहती हूँ। मैं इसी सोच को सवाल करता हूँ जिन्होंने ये बात कहा कि मैं ऐसी पोस्ट लेकर के पार्टी में काम करूंगी, तो मैं श्रीमती तबस्सुम शेख को पार्टी में मैं और ये सर मौलाना आजम साहब बिल्डिंग में बात में रहती है, उनका इस्तेमाल करता हूँ और उनका गैर मदद करता हूँ। इनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों। मैं खान ताई का भी इस्तेमाल करता हूँ। ताई को गलती हुई तो माफ करना, थोड़ा आपको काफी लाइन बैठना पड़ा। इसके बाद मैं श्रीमती तबस्सुम शेख को मैं सचिव कौसा ब्लॉक का बनाया गया है महिला विंग का। मैं चाहता हूँ कि खान ताई मुहर डाले और साथ उन्हें सर्टिफिकेट दें। एक तालियां होना चाहिए आपको। इनको सचिव मुंद्रा ब्लॉक का बनाया गया है। मैं उन्हें स्टेज पर आने की दावत देता हूँ। रास्ता को प्लीज, मैं चाहता हूँ कि आप लोग खड़े जाए, प्लीज आप लोग खड़े जाए। एक जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद नाज़नीन चौधरी, मैडम ने कहा था बता दूं मैं आपसे, समाजवादी पार्टी को अलग करके आई है और सर नूर चौधरी मैडम बहुत मेहनत करती है, मैं उनको इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़नीन चौधरी, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है मुंद्रा कलवा का महिला विंग का। मैं खान साहब बताना चाहता हूँ कि जब से आपने इनको जिम्मेदारी किया कार्यक्रम का, मुंद्रा कलवा का एक बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रही है। आप इनको सर्टिफिकेट देके सर जवाब में
इसके बाद मैं आवाज दूंगा निगार खान को। निगार खान है, बहुत सारी बहनें हमारी चली गई क्योंकि लेट हो गया था, है तो राजा स्टेज पर। साबिया आपा जो हमारी मुंगला कलवा की विधानसभा की प्रेसिडेंट है, मैं उन्हें मंच बनाने की दावत देता हूं कि आप आइए और आप अपने हाथों से सर्टिफिकेट दीजिए। साबिया आपा हमेशा सब साबिया आपा कोई भी आंदोलन होता है मैं देखता हूँ बहुत ताकत के साथ पार्टी में काम करती है। सब जरा सर्टिफिकेट दीजिए आप साबिया आपा के साथ। रिजवाना खान सचिव कौसा ब्लॉक का बनाया गया है। मुझे इससे पहले साहब अपनी मीटिंग में कहा